हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एहसन रावल एक बार फिर आप अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है दोस्तों, ज्ञात है कि चाणक्य एजुकेशन एकेडमी द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी टेस्ट सीरीज़ का आयोजन किया जा रहा है। तो बिल्कुल आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन बैच ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, यदि आज हम शिक्षण अभिरुचि का टेस्ट पेपर 11वां सोल्व करने जा रहे हैं और यदि आपने पहले वाले टेस्ट पेपर के वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो बिल्कुल आप YouTube चैनल पे बिल्कुल 1 से लेकर के 9-10 जितने भी टेस्ट अपने हुए हैं सभी आपको YouTube चैनल पे उपलब्ध हो जाएंगे। तो उनको आप ज़रूर देखें दोस्तों, ताकि आपकी तैयारी जो है वो बेहतर से बेहतर हो और अच्छी बढ़िया हो। ठीक है दोस्तों, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यदि आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, आइए आज शुरुआत करते हैं शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चनों के साथ, एक शानदार क्लास के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन में आपके सामने उपस्थित है। शिक्षण अभिरुचि का पहला क्वेश्चन देखिए आप। शिक्षा के माध्यम से देखिए आप, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, छात्र व छात्राओं का। तो दोस्तों, अपन बात करें इसमें हमारा आंसर हो जाएगा समाज के सभी वर्गों का, क्योंकि आदर्श परिवार, मनुष्य, छात्र छात्रा सब समाज से ही बिलोंग करते हैं, समाज का ही एक हिस्सा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? समाज के सभी वर्गों का क्या करता है? कल्याण करती है। शिक्षा के माध्यम से क्या होता है? समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे विज्ञान विषयों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को, उच्च विचारों को, आस्था को। तो दोस्तों, इसमें से हमारा सबसे बढ़िया आंसर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को, क्योंकि छात्र का नजरिया, सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया जब तक वैज्ञानिक नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे ही होगा तो उसके विचार बढ़िया होंगे और जो गलत बातें हैं उन पे वो ध्यान नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करें, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्रा आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप क्या करेंगे? यानी कि क्वेश्चन ये है कि एक अध्यापक पढ़ाते समय क्या करते हैं? गलती कर देते हैं, और छात्रा क्या करती है? अध्यापक के द्वारा जो त्रुटियां की गई है उन त्रुटियों को क्या करती है? अध्यापक के सामने लाती है। ऐसी स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? छात्रा को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे? नहीं। क्यों कहेंगे भाई? क्यों कहेंगे? देखो, नहीं ऐसा तो नहीं करेंगे भाई। अच्छा, छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगे? नहीं। स्वीकार कर लेंगी, दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगी। तो देखो, पहली बात तो ये है कि स्वीकार करेंगे कि हाँ मैंने त्रुटि की है, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे दिन क्या कर सकते हो? अच्छी तैयारी करके क्लास ले सकते हो, कक्षा ले सकते हो, पढ़ा सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर जो अपना 3 है उसका आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन ये इससे बेस्ट ये वाला होगा। स्वीकार करेंगे, उसके बाद दूसरे दिन आप जो सही है वो बताएंगे बच्चों को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आपके प्रधानाचार्य हैं जो संस्था में क्या कर रहे हैं? गलत कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका क्या दायित्व बनता है? ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? देखो, पहला ऑप्शन, उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उस तरफ से अनदेखा करेंगे, साथियों से परामर्श करके कोई निर्णय लेंगे। पहली बात तो क्या करेंगे? व्यक्तिगत तौर पर हम उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। बाकी ये सारे भी जो कार्य हैं वो इस कार्य की बात करेंगे हम। ठीक है, पहले तो व्यक्तिगत तौर पर उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? तो बात अपन करते हैं, प्रौढ़ शिक्षा जो है वो किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? सरकार के हाथ में, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, गैर सरकारी समितियों के हाथ में, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, अपन बात करते हैं शिक्षा का जो है ये एक ऐसा कार्य है जो सभी के हाथ में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सभी के हाथ में होना चाहिए, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी के हाथ में होना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए?
सरकार के हाथ में भी इसका अधिकार होना चाहिए, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में भी होना चाहिए, गैर सरकारी समितियों के हाथ में, उपरोक्त सभी, यानी कि सभी मिलकर के बेहतर क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं किसके क्षेत्र में, प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में। गैर सरकारी समितियों से मतलब प्राइवेट संस्थाएं भी कर सकती है, शिक्षित व्यक्ति भी क्या कर सकता है, पढ़ाने का काम कर सकता है, यानी कि शिक्षा में योगदान दे सकता है, और सरकार तो प्रयास कर ही रही है, तो अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के हाथ में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई? बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे, गलत बात है, दंड तो देना ही नहीं है। बालक पर ध्यान नहीं देंगे, ये भी गलत बात है। उनसे स्वयं मिलने जाएंगे या फिर अभिभावक को लिखेंगे? तो दोस्तों स्वयं मिलने जाएंगे, क्या करेंगे, स्वयं मिलने जाएंगे यदि क्या नाम है, अभिभावक नहीं आ रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है। शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है शिक्षण समय में कमी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रभावित होना, प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के संबंध खराब हो जाना। शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित जो परिणाम है ये होता है छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। कहीं ना कहीं क्या होता है कि अगर शिक्षकों के बीच संघर्ष चल रहा है तो उसका बुरा असर जो है, उसका जो प्रभाव है वो बच्चों पर पड़ता है। तो छात्रों का व्यवहार क्या होता है, बिगड़ जाना, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार और अपना आंसर। इसके अलावा और ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। देखो और ऑप्शनों पे बात करें तो देखिए, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। तो अपना आंसर इसमें दोस्तों हो जाएगा शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता, इसमें अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो किस विद्वान ने ये कहा था कि शिशु का मस्तिष्क, किस विद्वान ने ये कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? अब ये क्वेश्चन परिभाषा वाले हैं तो ये तो डायरेक्ट ही याद होनी चाहिए दोस्तों। रूसो का नहीं है, प्लेटो का है, एडलर गलत है, बटलर भी गलत है। किस विद्वान ने ये कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? प्लेटो ने कहा था। अब आपको कैसे याद करना है, प्लेट स्लेट, क्या याद कर लोगे, प्लेट के साथ स्लेट जोड़ लो तो याद हो जाएगा कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है। किसने कहा? प्लेटो ने कहा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, बिल्कुल, अध्यापकों के लिए समानता का भाव, बिल्कुल, कुशल प्रबंधक, ये सभी यानी कि सभी गुण उसके अंदर होने चाहिए। किसके अंदर? शिक्षा प्रधानाचार्य के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए शिक्षक केंद्रित नहीं, शिक्षक थोड़ी पढ़ेगा, प्रोजेक्ट केंद्रित नहीं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, बालक केंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि अपन जानते हैं कि वर्तमान में शिक्षा के केंद्र में कौन है? बालक है, और बालक को केंद्र में रख करके क्या किया जाना चाहिए? शिक्षण की योजना पद्धति का निर्माण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण, बिल्कुल ठीक है, अध्यापन के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापन के प्रति उच्च विचार, अध्यापन की धर्मनिरपेक्षता। सबसे ज्यादा श्रेष्ठतम जो गुण होगा वो होगा अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण। ठीक है, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति, सरकार के प्रति। भाई सबसे ज्यादा जवाबदेही तो किसके प्रति होगा? समाज तथा छात्रों के प्रति होगा। सबसे पहले वो छात्रों के बारे में सोचता है, और छात्रों के बाद में अपन बात करें समाज हित के बारे में सोचता है, क्योंकि शिक्षक जो होता है वो राष्ट्र निर्माता होता है, समाज का निर्माता होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण है स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, बिल्कुल गलत हो गया। छात्रों का अध्यापक से डरना, नहीं, ये भी जरूरी नहीं है कि सारे छात्र डरते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी तो होगा ही नहीं। फिर हमारा आंसर हो जाएगा स्कूल का नीरस वातावरण। कहीं ना कहीं स्कूल का वातावरण क्या है? नीरस है। इसी वजह से बच्चे जो हैं वो विद्यालय जाना पसंद नहीं करते हैं, या यूं कह सकते हैं कि विद्यालय छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर के, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, अच्छा वेतन देकर के। तो बात अपन करें दोस्तों, इसमें अपना आंसर हो जाएगा
अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, यानी कि आप अध्यापक की कार्य क्षमता यदि बढ़ाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रोत्साहन देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसके कार्यों की प्रशंसा आपको करनी पड़ेगी, सराहना करनी पड़ेगी, जिससे कि उसे पुनर्बलन मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा वो कार्य कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात अपन करें, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं दोस्तों। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, देखिए शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए, ए व बी दोनों। तो दोस्तों बात अपन करते हैं महिलाओं के लिए और पिछड़ों के लिए, पिछड़ों में बालक भी आ गए तो ए और बी दोनों आंसर सही हो जाएगा। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, यानी कि भारत में शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा, और बात अपन करें उद्देश्यहीन शिक्षा, और एक ऑप्शन और इसमें घटिया सरकारी शिक्षा। देखिए बात अपन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर अपना हो जाएगा उद्देश्यहीन शिक्षा, यानी कि कहीं ना कहीं शिक्षा जो दी जा रही है उसका कोई उद्देश्य फिक्स नहीं है। इसी वजह से वर्तमान में अपन देख रहे हैं कि शिक्षित होने के बावजूद भी व्यक्ति क्या है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, बेरोजगारी से वो लड़ रहा है और बेरोजगार बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा है वो उद्देश्यहीन है, इसी वजह से ये जो कारण है ये माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे देखिए, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थ उपार्जन योग्य बनाती है, ये सभी। तो दोस्तों हमें शिक्षा ग्रहण इस वजह से करनी चाहिए क्योंकि व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। क्या बनाती है? स्वावलंबी। वो स्वयं के बारे में सोचने लगता है, पढ़ने लगता है। जब स्वयं के बारे में सोचेगा, अपने खुद के हित के बारे में सोचेगा, तो कहीं ना कहीं सारे गुण उसमें अपने आप क्या हो जाएंगे, समाहित हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे देखिए, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक, प्रयोजनवादी। तो सबसे व्यक्तित्व जो होता है, नेतृत्व होता है, वो लोकतांत्रिक होता है, क्योंकि लोकतांत्रिक जो नेतृत्व होता है उसमें नेता अपने समूह के जो सदस्य होते हैं उन्हें अपनी बात रखने का क्या करता है, अधिकार देता है। इस वजह से अपना ये आंसर राइट हो जाएगा। अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है, यानी कि पेरेंट्स मीटिंग जो होती है, पेरेंट्स मीटिंग जो वर्तमान में की जाती है उसकी सबसे अधिक आवश्यकता किसको पड़ती है? प्राइमरी कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, सेकेंडरी कक्षाओं में, कॉलेजों में। तो दोस्तों सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है प्राइमरी कक्षाओं में। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए, उत्थान मतलब विकास। प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार किया जाए, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार हो, उच्च शिक्षा का प्रसार हो, ये सभी। तो दोस्तों अपन बात करते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन नंबर जो अपना 21 है इसका अपना आंसर होगा, बात अपन करते हैं प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। प्राइमरी का मतलब है प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। प्राइमरी मतलब छोटे बच्चों को पढ़ाया जाए, और प्रौढ़ शिक्षा से मतलब है कि जो बच्चे या जो व्यक्ति पढ़ाई से वंचित रह चुके हैं उन्हें किसी ना किसी तरीके से क्या किया जाए, पढ़ाया जाए। ये प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे देखिए, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है समर्पण एवं निष्ठा की, बिल्कुल। आज्ञा पालन भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की, ये सभी बिल्कुल सभी होनी चाहिए। किसके अंदर? शिक्षक के अंदर। समर्पण और निष्ठा हो, बिल्कुल है, होनी चाहिए भाई दोस्तों। और बात अपन करते हैं, बात अपन करें आज्ञा पालन भाव की भी हो, अध्यापक के आदेश को भी माने, ऐसा नहीं किया प्रधान अध्यापक के आदेश की अवहेलना करें। योग्यता होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तभी वो चलेगा, यानी कि दो ऑप्शन बड़ा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे देखते हैं, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं। अभिभावक यानी माता पिता अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं निष्पक्ष व्यवहार की, बिल्कुल, सहानुभूति प्रेम की, योग्यता और ज्ञान की, यानी कि सभी की आशा करते हैं। देखो शिक्षक को छात्रों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल। सहानुभूति और प्रेम का व्यवहार भी करना चाहिए किनके साथ? छात्रों के साथ। और योग्यता और ज्ञान भी होना चाहिए किसको? शिक्षक को, तभी तो छात्रों को अच्छी तरह से पढ़ा पाएगा। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? यदि आपसे
किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे? नहीं, क्यों लेंगे भाई? स्पष्ट मना कर देंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे, कुछ देर का समय मांगेंगे नहीं, सहर्ष तैयार हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे देखिए, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना है, पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है या फिर असंभव है? तो दोस्तों हम बात करते हैं, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना आवश्यक है। क्या है? आवश्यक, बिल्कुल आवश्यक है, आध्यात्मिकता का ज्ञान देना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, अपना आंसर ये हो गया। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, ये सभी। तो दोस्तों अपन बात करते हैं, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा, ये सभी। देखो, सीखने का अवसर भी मिलेगा, ठीक है, व्यक्तित्व का विकास भी होगा और आत्मविश्वास के विकास में भी सहायता मिलेगी, यानी कि हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? द हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे देखिए, आप बात करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, आप बात करें, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए, यानी कि अपन बात करते हैं कि आप विषय वस्तु सिखाना चाहते हैं किनको? छात्रों को, तो अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति, सहृदयता। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रभावी अभिव्यक्ति। प्रभावी अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि जो ज्ञान आपको है उसका प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, तब जाकर के क्या होगा कि जो विषय वस्तु है वो छात्रों को सरलता से सिखाने में क्या हो जाओगे? आप सफल हो जाओगे, तो प्रभावी अभिव्यक्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे देखते हैं, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है, यानी कि विद्यालय के अंदर जो खेलों का आयोजन करवाया जाता है उसका क्या उद्देश्य होता है? छात्राओं को किसी कार्य में लगाना, शरीर का हष्ट-पुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयार करना, बालक का सर्वांगीण विकास। बिल्कुल, बालक का सर्वांगीण विकास करना ही इसका उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 29 पे बात करते हैं दोस्तों। देखिए, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संगठन के बारे में आपकी धारणा है, यानी कि विद्यालय के अंदर जो छात्र संगठन बनाए जाते हैं, यानी कि छात्र संघ जो चुनाव होते हैं, उनके पीछे या उनकी पीछे क्या अवधारणा रही होगी? तो बात करते हैं दोस्तों, इनमें कोई लाभ नहीं है, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षकों के अन्याय के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। कहीं ना कहीं छात्र संघ संगठन बनाने से क्या होता है? छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकास होता है और नेतृत्व का विकास यहीं से शुरू होता है और वही बच्चे फिर आगे जाकर के एक बड़े लीडर के रूप में क्या करते हैं दोस्तों? उभरते हैं। आगे बढ़ते हैं, शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य गुण देना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ना, कहानियां सुनाना। तो शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक होता है खेल के अवसर प्रदान करना। क्या प्रदान करना दोस्तों? खेल के अवसर प्रदान करना, ये अपना आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 31 पे देखिए, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जो होती है उसकी विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है परीक्षकों का निर्देश, गृह कार्य का अभ्यास, शिक्षकों का निर्देश, प्रकरणों की सूची बहुत से। तो दोस्तों शिक्षकों का निर्देश अगर है तो पुस्तक बात अपन करते हैं उसके अंदर एक अतिरिक्त विशेषता के रूप में शिक्षकों का निर्देश होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 पे देखिए, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है। प्राइमरी लेवल पर यानी कि बात अपन करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? एकाकी परिवार नहीं, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, यह भी सही नहीं है, गाइड पुस्तकों पर भरोसा, शिक्षक छात्र का विषम अनुपात, ये सही है। शिक्षक छात्र का विषम अनुपात का मतलब ये है कि बहुत सी जगहों पे क्या होता है कि बच्चे ज्यादा होते हैं, शिक्षक कम होते हैं। शिक्षक छात्रों का जो अनुपात हो वो सही होना चाहिए, तब जाकर के प्राइमरी शिक्षा में क्या हो सकता है? सुधार हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 पे देखिए, सभी बच्चों की एक ही समस्या है,
तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं। अगर सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो हम सामूहिक ढंग से क्या कर देंगे, उनका समाधान कर देंगे। उन्हें उनकी एक एक समस्या का मतलब अलग अलग बच्चे की समस्या का हल करने का कोई मतलब नहीं है। सभी की एक ही समस्या है तो एक साथ क्या कर सकते हैं, समस्या का हल कर सकते हैं। यानी कि सामूहिक ढंग से क्या करेंगे, बच्चों की समस्या का हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 पे देखिए, जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके सही आलोचना करता है। सही आलोचना का मतलब ये होता है कि आपका गुण है तो आपके गुण को बताएगा, आपके अंदर कोई बुराई है तो उसको वो बताएगा। तो ऐसे व्यक्ति के साथ आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक मित्र के रूप में उसके साथ व्यवहार किया जाए ताकि वो आपके अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को भी बता सके और आपके गुणों की प्रशंसा भी कर सके। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते, क्या नहीं मानते, प्रभावी जो अध्यापक होता है उसके लिए क्या आवश्यक नहीं है, केवल दंड देने वाला हो, वह विषय को रोचक बनाता हो, सृजनशील हो, वो उत्तम वक्ता हो। ये सारी चीजें सही है, लेकिन ये गलत है, केवल दंड देने वाला हो। दंड वाला ऑप्शन तो कभी राइट होगा ही नहीं दोस्तों। वो विषय को रोचक बनाता हो, बिल्कुल ये तो होना चाहिए। सृजनशील हो, बिल्कुल सृजनशील होगा तो बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करेगा। वो उत्तम वक्ता हो, अच्छा बोलेगा, या यूं कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति अगर अच्छी होगी तो बिल्कुल वो विषय वस्तु को आसानी से क्या करेगा, बच्चों को सिखा देगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे देखिए आप, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। प्रभावी संप्रेषण संभव कब होगा, यानी कि आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो पढ़ाते समय आप जो संप्रेषण कर रहे हो, यानी कि आपका पढ़ाना सफल कब होगा। ठीक है, श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से, जोर से बोलकर। दोस्तों बात अपन करें, श्रोता के स्तर को जानकर के यदि आप संप्रेषण करोगे तो आपका संप्रेषण सफल होगा। यानी कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुझे सामने वाले जो बच्चे मेरे सामने जो बैठे हुए हैं उनका IQ क्या है, उनका लेवल क्या है, वो किस वातावरण से बिलोंग करते हैं। ये सारी चीजें अगर आपको मालूम है, आप उसके स्तर के अनुसार यदि आप क्या करते हो, संप्रेषण करते हो, उसके स्तर से यदि आप पढ़ाते हो तो निश्चित रूप से संप्रेषण क्या होगा, अच्छा होगा। श्रोता के स्तर को जानकर ही प्रभावी संप्रेषण को क्या किया जा सकता है, प्रभावी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 पे देखिए, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर, धर्म के ऊपर। तो नैतिक शिक्षा का दायित्व हो स्कूल के ऊपर होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी, हमारी शिक्षा और संस्कार दोनों सब एक साथ जुड़े हुए हैं। तो जहां शिक्षा दी जानी चाहिए वहां पर संस्कार भी दिए जाने चाहिए, तब जाकर ये शिक्षा क्या हो सकती है, सफल हो सकती है। जो शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं उसके साथ साथ हम संस्कार भी दें। जब शिक्षा दे रहे हो तो संस्कार भी देने की जिम्मेदारी किसकी बनती है, विद्यालय की बनती है। इस वजह से स्कूल के ऊपर ही नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व क्या होना निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 38 में बात करते हैं, छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, विद्यालय का बोझ। तो दोस्तों गृह कार्य का बोझ नहीं होना चाहिए, किनके ऊपर, बच्चों के ऊपर। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, गृह कार्य का बोझ नहीं होना चाहिए। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं आत्मसंतोष की भावना, प्रसन्नता की भावना, ईर्ष्या की भावना, आत्मग्लानि की भावना। तो दोस्तों आत्मसंतोष की भावना प्राप्त होगी कि जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है कहीं ना कहीं उन्होंने उन्नति की है, जो ज्ञान मैंने बच्चों को दिया है वो कहीं ना कहीं सफल हुआ है, सार्थक हुआ है। तो इससे क्या होता है, आत्मसंतोष की भावना प्रकट होती है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान आप क्या मानते हो, उसकी नौकरी है, उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, छात्रों का विश्वास है, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। तो दोस्तों बात अपन करते हैं, बात अपन करें 40 नंबर जो अपना क्वेश्चन है इसका आंसर अपन दे सकते हैं दोस्तों, छात्रों का विश्वास। छात्रों का आपके प्रति विश्वास है कि नहीं, यही इंपॉर्टेंट है। छात्रों का आपके प्रति विश्वास है या नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी और परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। तो दोस्तों क्या अपना आंसर इसमें हो सकता है, बात अपन करते हैं, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, क्योंकि विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखेगा तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अच्छा देने की कोशिश करेगा। शिक्षा के प्रचार और प्रसार से
क्या होगा? लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। ये सभी शिक्षा के प्रचार प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। ये सभी, हाँ तो ये सभी ठीक बात अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे देखिए, देखो शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा, क्योंकि लोगों को लोकतंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, नियम कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र भी मजबूत होगा। अंधविश्वास में कमी आएगी, बिल्कुल सही है, अंधविश्वास में वो विश्वास नहीं करेगा। आर्थिक विकास की दर बढ़ेगी, बिल्कुल नए नए तरीके खोजेगा वो कि मैं किस तरह से अपना आर्थिक विकास आगे बढ़ाऊं। ये सभी आंसर अपना सही हो जाएगा। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? अजनबी की तरह नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे भाई, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो गलत बात होगी। बहुत गंभीर होकर नहीं, गंभीर होकर क्यों करेंगे? मित्रों की तरह करेंगे, ताकि वो खुल करके अपनी समस्या बता सके, खुल करके क्या कर सके, अपने विचार प्रकट कर सके। शिक्षण क्या है? शिक्षण क्या है दोस्तों? सबको पता होना चाहिए। शिक्षण एक कौशल है। क्या है? कौशल। एक कला है, एक क्रिया मात्र है, एक तपस्या है। तो कौशल अपना आंसर हो जाएगा इसमें। क्या हो जाएगा? कौशल। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो। और दो ऑप्शन पर और देख लेते हैं, इधर बात करते हैं, इधर रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। तो दोस्तों शिक्षा तभी शिक्षा तभी सार्थक होगी जब छात्र केंद्रित हो। क्या हो? छात्र केंद्रित हो। क्योंकि बात अपन करते हैं शिक्षा के केंद्र में कौन है? छात्र ही तो है। तो आंसर क्या हो जाएगा? छात्र केंद्रित अपना आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? छात्र केंद्रित अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 46 पर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? तो दोस्तों शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व प्रधानाचार्य का है? नहीं, शिक्षकों का, सरकार का, शिक्षाविदों का। तो दोस्तों बात अपन करते हैं शिक्षकों का होगा क्या? शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व सरकार का नहीं होगा, शिक्षाविदों का भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे देखिए, शिक्षकों की योग्यता एवं आचरण सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। शिक्षकों की योग्यता एवं आचरण सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, समाज के संभ्रांत लोग, विशेषज्ञ। तो दोस्तों शिक्षकों की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करते हैं? उनके शिष्य करते हैं, क्योंकि ज्यादातर समय किसके साथ व्यतीत करते हैं? शिक्षक ज्यादातर समय किसके साथ व्यतीत करता है? छात्रों के साथ व्यतीत करता है। तो छात्र ही शिक्षकों की योग्यता और आचरण का क्या कर सकता है? सबसे अच्छा मूल्यांकन कर सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 बात करें अपन दोस्तों, तो देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 48 पे देखिए, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, हाँ आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों का साक्षर बनाना विकास, बालकों का सर्वांगीण विकास। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बालकों का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों, योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को, दोनों। देखो दोस्तों ये गलत है। शिक्षा के उद्देश्यों का भी ध्यान रखना पड़ता है पाठ्यक्रम का जब निर्माण किया जाता है, और साथ के साथ छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि छात्रों को किस प्रकार की विषय वस्तु उपलब्ध करानी चाहिए, छात्रों की रुचि किस विषय वस्तु में है, और छात्रों की योग्यता के अनुसार ही पाठ्यक्रम या विषय वस्तु क्या की जाती है, पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन आज का अपना है, आपके प्रश्नों का उत्तर एक छात्र अंशतः शुद्ध देता है तो आप क्या करेंगे? यानी कि छात्र आंसर तो देता है लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं देता, थोड़ा थोड़ा सही देता है, थोड़ा थोड़ा गलत देता है, तो आप क्या करेंगे? उसे वैसा ही छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे। शुद्ध उत्तर स्वयं बता देंगे? नहीं, छात्रों से शुद्ध उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल शुद्ध उत्तर नहीं बताएंगे। नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा सर
छात्रों से शुद्ध उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और शिक्षण अभिरुचि की जो 50 क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप मेरे YouTube चैनल पे नए जुड़े हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इन क्लासों का जो फायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्राप्त, छात्रों को हो सके। और यदि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है चाणक्य एजुकेशन एकेडमी में। और साथ ही यदि आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो बिल्कुल आप उन वीडियो को देखिए, ताकि आपकी तैयारी जो है वो बढ़िया अच्छी हो जाए, जोरदार हो जाए, धमाकेदार हो जाए। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।